नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रिश्तों का अपमान। कनिका ने आज ऑफिस से छुट्टी ली थी, इसीलिए उसने सोचा कि स्टोर रूम की सफाई कर ली जाए। फालतू पड़े सामानों को निकाल देती हूँ। वैसे भी अनावश्यक सामानों से स्टोर रूम भरा है। कनिका सिखा के कॉलेज जाते ही स्टोर रूम में आ गई। वैसे तो स्टोर किसी पुराने गोदाम जैसा ना होकर दूसरे कमरे जैसा ही था। वहाँ कोई बिना काम नहीं आता था। समय समय पर सफाई करके कमरे को बंद कर दिया जाता था। कनिका इधर उधर बेतरतीबी से रखे सामानों को जगह पर रखती और उनके ऊपर जमी धूल को साफ करती जाती। 1 डेढ़ घंटा में कमरा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। अब बस एक कोने में पड़ी लोहे की संदूक से फालतू सामान निकालकर उसे साफ करना था। कनिका ने संदूक अपनी ओर खींचा और फर्श पर ही बैठकर उसमें से एक एक कर पुराने सामान निकालने लगी। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे, कुछ गर्मियों के तो कुछ कपड़े सर्दियों के। इतने नन्हे कपड़े उसे बड़े प्यारे लग रहे थे। उन कपड़ों में उसे अपने बच्चों का बचपन नजर आने लगा था। अतः उन्हें फेंकना उसने मुनासिब नहीं समझा और निकालकर एक और रखा। ऊपर के कपड़ों को हटाते ही एक लिफाफा रखा हुआ नजर आया। उसके हाथ रुक गए, धड़कनें तेज हो गईं तथा आंखों में उदासी के बादल घिराए। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और उसी प्रकार कपकपाती उंगलियों से उसे खोला और अपने दूसरे हाथ की हथेली पर लिफाफे को पलट दिया। रंग बिरंगी एक से बढ़कर एक सुंदर रेशमी राखियां उसके हाथ में थी। लिफाफा एक तरफ रखकर उन राखियों को बड़े प्यार से दूसरे हाथ से छुआ, मानो नाजुक पंखुड़ियां हों। फिर फर्श पर एक एक राखी को अलग अलग करीने से सजाने लगी। उसे याद है कि किस प्रकार बचपन से ही उसे इस त्योहार का कितनी बेसब्री से इंतजार रहता। और जब वो छोटी थी तब बाबूजी के साथ जाती और दुकान की सबसे सुंदर राखियों पर ही उंगली रखती और बाबूजी वही उसको खरीद कर देते। बचपन से वो यही करती थी। बाजार के सबसे बड़ी दुकान में जाती और सबसे सुंदर राखी पसंद करके खरीदती और अपने भाइयों को बड़े प्यार से बांधती। उसके भाइयों ने उसे कभी राखी का शगुन नहीं दिया। उसे एक बार की बात याद है जब बाबूजी ने भाइयों को पैसे दिए थे कि वो शगुन में उसे दे दे, तो मंझले भाई राम तथा छोटे भाई राज ने तो उसे दे दिया था। पर बड़े भाई अमन ने बड़े ही शरारती लहजे में कहा था कि वो अपने बाकी पैसे भी उसे दे दे। जब वो बड़ा होकर कमाने लगेगा तब हर साल की राखी का शगुन एक बार ही उसे दे देगा। ये सुनकर कनिका को जरा भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि अपने भाई पर और ज़्यादा प्यार आया था। जब उसकी कोई सहेली उससे पूछती कि रक्षाबंधन पर उसे क्या मिला, तो वो हमेशा यही कहती थी कि शगुन उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। उसे अपने भाइयों की कलाई अपनी राखी से सजी देखकर जो खुशी मिलती है वो उसके लिए अनमोल शगुन से कम नहीं है। किंतु आज राखी के ये धागे उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। अचानक उन चमकती राखियों के रंग धुंधले होने लगे। वो उस धुंधलेपन को मिटाने के लिए अपनी पलकें झपकाने लगी और एक साथ 3 4 बूंदों ने उनमें से कुछ धागों को गीला कर दिया और उसकी आंखों का धुंधलापन साफ हो गया। उसने अपनी आंखें साफ की और एक एक राखी को फर्श पर 3 जगह रखने लगी। कौन सी राखी किस भाई के नाम की खरीदी थी उसे अब भी याद था, पर खरीद कर बांध नहीं सकी थी। हर साल राखी खरीदती और लाकर पूजकर संदूक में रख देती। ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब उसने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से विवाह कर लिया था। उसके इस फैसले की सजा उसे मिली। उसके माँ बाबूजी ने उससे सारे संबंध समाप्त कर दिए। वो नितांत अकेली हो गई थी और खुद को अनाथ जैसा महसूस करने लगी थी। लेकिन उसने अपने आप को समझा लिया था कि उसने गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी और परिस्थितियों से समझौता करके अपना जीवन सफर तय करने लगी। समय की फितरत को समझना यदि हर किसी के वश में होता
तो उसकी फितरत को समझकर हर व्यक्ति पहले से ही सतर्क हो जाता और कोई ऐसी गलती करता ही नहीं जिसके लिए उसे पछताना पड़ता। कनिका को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि जिस रिश्ते के लिए उसने अपनों को छोड़ दिया, उसका वही रिश्ता कभी उसका अपना नहीं हो सका। उसे एक ही रिश्ते के दो रूप नजर आने लगे। एक और उसके घर वाले थे जिन्होंने उसकी एक गलती के कारण अपनी औलाद, अपनी सगी बहन को इस प्रकार त्याग दिया मानो वो कभी थी ही नहीं। दूसरी ओर उसका पति, जिसने खून के रिश्तों के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए अपनी पत्नी के अस्तित्व को नकार दिया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े और बात बात पर अपमान करना तो आम बात हो चुकी थी। कनिका ये सब सहन करती, किंतु जब बच्चों के सामने कोई ऐसी बात होती जिसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ने की संभावना होती, तो वो सहन नहीं कर पाती और ऐसी स्थिति में दोनों झगड़ पड़ते। रात को बारिश हुई थी तो पूरी छत पर नमी थी। कनिका कमरे में पोछा लगा रही थी। अर्जुन नहाकर कमरे में आया। मेरे कपड़े निकाल दो, उसने कहा। वो सामने अलमारी में रखे हैं, ले लो, मेरे हाथ गंदे हैं। अर्जुन ने क्रोध में आकर अलमारी से अपनी कमीज इस प्रकार खींची कि उस खाने के सारे कपड़े बाहर फैल गए। ध्यान से नहीं निकाल सकते, मैंने अभी अभी सारे कपड़े तय करके रखे थे। कनिका ने क्रोध से कहा, तो खुद ही क्यों नहीं दे देती, मैं तो ऐसे ही करूँगा। अर्जुन ने क्रोधित होकर चीखते हुए कहा, मैं अब तुम्हारे कपड़े अलग ही रखूँगी, फिर जितना मन करे फैला लेना। कहती हुई कनिका ने अलमारी में अर्जुन के कपड़े निकाल कर अलग कर दिए। तुझे अलग करना है तो ये ले, कहते हुए अर्जुन ने अलमारी के बाकी खानों के भी कपड़े फैला दिए। घंटे भर की मेहनत पर इस प्रकार पानी फिरते देख कनिका दुख और क्रोध से बिफर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस प्रकार से अपने पति को सही राह दिखाए, कि वो उसकी मेहनत की कद्र करना सीख जाए। क्रोध में आकर उसने शिखा को कहा, पापा के सारे कपड़े ले जाकर बाहर रखो। शिखा महज 5 साल की थी। बच्चे का मासूम हृदय भी सही गलत की परख रखता है। उसने अर्जुन के कपड़े उठाए और ले जाकर बाहर रखे हुए एक पुराने लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रख दिया ताकि कपड़े गीले ना हों। परंतु अर्जुन तो क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने ये नहीं देखा कि उसकी मासूम बच्ची ने कपड़े गीलेपन से बचाकर रखे थे। उसने आओ देखा ना ताव शिखा को उठाया और कमरे के गेट पर खड़े होकर अपने सिर से ऊपर उठाकर इतनी ऊंचाई से कमरे के भीतर पटक दिया। कनिका सन्न रह गई। उसे मानो काटो तो खून नहीं। उसने दौड़कर अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। इन चंद सेकंडों में ही उसने खुद को हजारों बार कोस डाला कि क्यों अपनी मासूम बच्ची को इस झगड़े में घसीटा। वो बिलांद की लड़की मेरे कपड़े बाहर फेंकेगी, कहता हुआ अर्जुन फिर शिखा की ओर लपका। खबरदार मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा, कहती हुई कनिका शिखा को एक ओर करती हुई बीच में आ गई और अर्जुन ने एक जोर का थप्पड़ कनिका के गाल पर मारा कि वो जाकर कमरे में रखे लोहे के कूलर के ऊपर गिरी और कूलर का कोना उसकी दोनों भवों के बीच गड़ गया। अर्जुन तो इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई। उसने कनिका की बाईं कनपटी पर लगातार कई घूंसे मारे। जब उसे ये महसूस हुआ कि शायद वो बेहोश हो गई है, तब उसने छोड़ दिया। किंतु कनिका होश में होकर भी बदहवास सी हो गई थी। उसके गले से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो रोना चाहती थी पर रो नहीं पा रही थी। सर दर्द से फटा जा रहा था। ये सब दृश्य देखकर शिखा घबरा रही थी। वो चीख चीख कर रो रही थी। कनिका ने उसे सीने से लगा लिया और फफक कर रो पड़ी। दोनों माँ बेटी अपना अपना दर्द भूल एक दूसरे के दर्द में खो गईं। इस समय उसके दिल का दर्द उसके शारीरिक दर्द से कहीं अधिक प्रचंड था। उसका सूजा माथा, आंखों के नीचे के काले और नीले निशान तो कोई देख भी सकता था, परंतु उसका दिल कितना घायल हुआ था। उन जख्मों से रिश्ता लहू किसी को दिखाई नहीं पड़ सकता था। कनिका को अर्जुन के
स्वभाव में आया बदलाव तो तभी से दिखाई पड़ गया था, जब वो विवाह के बाद पहली बार शिखा के जन्म के पहले अपने गांव जाकर घर वालों से मिलकर आया था। परंतु वो बदलाव सिर्फ अपनी पत्नी के प्रति लापरवाही के रूप में सामने आया था और धीरे धीरे यही परिवर्तन वहसीपन में बदलता गया। उसे पति के अधिकार तो सारे चाहिए, पर कर्तव्य निभाने के नाम पर क्लेश करता। कनिका को अपने और बेटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस समय भी स्कूल में नौकरी करनी पड़ती। जब छोटी बेटी अर्पिता को माँ के पूरे समय के देखभाल की आवश्यकता थी, कनिका उसे गोद में लेकर स्कूल जाती और गोद में ही लेकर 15-20 मिनट पैदल चलकर घर आती। स्कूल में आया को उसकी देखभाल के लिए पैसे देती। शिखा के जन्म से पहले भी वो नौकरी करती थी और उससे पहले थैले बनाकर घर खर्च में सहायता करती थी। पर अर्जुन ने कभी इस बात के लिए कृतज्ञता नहीं दर्शाया, उल्टा उसे अपमानित करने के किसी वजह को नहीं छोड़ता। इतनी मारपीट के बाद कनिका को हर पल अपने माँ बाबूजी की याद आती। वो अपने आप को कोसती। उसकी रक्षा के लिए भगवान ने उसे 3 भाई दिए हैं, फिर भी आज वो बेसहारा और लाचार है। तो सिर्फ अपने एक गलत फैसले के कारण वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। काश वो वापस आ पाती तो आज ही चली जाती। कई सप्ताह के बाद अर्जुन शाम को दुकान से जल्दी घर आ गया और 130 रुपये कनिका की ओर बढ़ाते हुए बोला कि वो किसी की शादी में जा रहा है और कल शाम तक आएगा। कनिका ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पैसे लेकर एक और रख दिया और अर्जुन के कपड़े पैक कर दिए। 3 दिन हो चुके थे, अर्जुन लौट कर नहीं आया तो कनिका को फिक्र होने लगी। वो दुकान पर गई ये सोचकर कि शायद कुछ पता चल जाए कि वो कहाँ गया है। दुकान पर जाकर जो उसे पता लगा उससे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि अर्जुन के भाई को उनके पापा ने अपनी नौकरी सौंप दी है और इसकी खुशी का जश्न मनाने के लिए अर्जुन भी वहाँ गया है। कनिका ने फिर से खुद को बेहद अपमानित महसूस किया। मैं क्यों अपने घर वालों से दूर हूँ? गलती तो हम दोनों ने की थी, फिर सजा मैं अकेले ही क्यों भुगत रही हूँ? कनिका सोचने लगी। मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, पर मैंने भी तो उसे पुनः जोड़ने की कोशिश नहीं की। और यदि मेरे सिर पर भी मेरे बाबूजी का हाथ होता तो आज क्या मुझे बार बार इस प्रकार अपमानित होना पड़ता? नहीं, कभी नहीं। पर उसे ये भी डर था कि यदि वो घर गई तो उसके भाई उसका अपमान कर सकते हैं। पर क्या मेरे भाइयों द्वारा जो मेरा अपमान किया जाएगा वो अपमान इससे अधिक होगा? यहाँ तो मैं हर दिन किसी न किसी रूप में अपमानित हो रही हूँ। नहीं, अब और नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने अपने घर वालों को शर्मिंदा किया है, बदले में वो कैसा भी सुलूक करे इस अपमान से कम होगा। अब मैं ही पहले जाऊंगी। कनिका ने अपने और बच्चियों के 2-4 कपड़े बैग में रखे और कमरे में ताला लगाकर चल दी। रेल में टिकट आरक्षित किए बिना ही जनरल डब्बे में सफ़र किया। सुबह के 5 बज रहे थे जब गाड़ी कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर रुकी। कनिका ने बैग कंधे पर टांगा, अर्पिता को गोद में उठाया और एक हाथ से शिखा का हाथ पकड़ प्लेटफॉर्म पर उतरी। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। बिजली की जगमगाहट रात्रि के अंधेरे को मात दे रही थी। कनिका को सूर्योदय तक प्लेटफॉर्म पर ही रुकना उचित लगा। उसने एक खाली बेंच देखकर उस पर बैग रखकर शिखा और अर्पिता को बैठा दिया और शिखा को ध्यान रखने को बोलकर पास के स्टॉल से खाने का कुछ सामान लाकर दोनों को दिया और पास के नल पर ब्रश करके मुंह हाथ धोकर खुद भी चाय की स्टॉल से चाय लेकर पिया। उजाले की किरणें चारों ओर बिखरने लगी। कनिका ने रिक्शा किया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी, किंतु अनजाना सा भय उसे भीतर से कमजोर बना रहा था। न जाने उसका भाई उससे मिलेगा भी या नहीं, कैसा व्यवहार करेगा उसके साथ। इसी ऊहापोह में वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों के सामने उसके घर वाले कोई
तमाशा खड़ा करें। इसीलिए उसने अपने मोहल्ले से बहुत पहले ही रिक्शा रुकवा लिया और रिक्शे वाले को 100 रुपये दिए और अपने भाई का नाम और पता बताकर उसे बुला लाने को कहा और स्वयं वही रिक्शा स्टैंड पर ही रुककर इंतजार करने लगी। उसके दिलो दिमाग में तूफान चल रहा था। एक समय वो भी था जब वो अपने भाइयों को जो कह दे उसके भाई टालते नहीं थे, और एक आज का समय है उसे इस प्रकार उनसे मिलने के लिए तिकड़म लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। और ये भी पता नहीं कि वो भाई जिसके भरोसे वो यहाँ चली आई है वो उससे मिलने आएगा भी या नहीं। रिक्शे वाला वापस आ रहा था, साथ में अमन भी था। कनिका को लगा वो उस पर क्रोधित होगा, उसे डांट डपट कर वापस जाने को कहेगा, पर ये क्या, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बस उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आई, क्या करती जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसे ही हमारी चिंता नहीं, वो अपने घर वालों की खुशियों में शामिल होने के लिए हमें अंधेरे में रखकर बिना बताए यहाँ चला आया है। तो मैं ही कब तक और किसके भरोसे अपने घर वालों से दूर रहूं। कनिका एक ही सांस में धारा प्रवाह बोल गई थी, परंतु उसके भीतर कुछ चल रहा था। वो मन ही मन डर रही थी कि उसका भाई उसके बच्चों के सामने उसका अपमान न कर दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमन ने बिना आगे कुछ कहे उसका बैग उठाया और पुनः रिक्शा में कनिका और बच्चों को बैठाया। खुद भी बैठकर उससे चलने को कहा। रिक्शा एक कच्ची बस्ती में पहुंच चुका था। कुछ घर छोड़कर एक घर के आगे अमन ने रिक्शा रोक दिया। वो ईंटों से बना हुआ 2 छोटे छोटे कमरों वाला एक छोटा सा घर था। कनिका को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे यहाँ लेकर आया है, परंतु जब वे लोग भीतर पहुँचे तो कनिका के सारे प्रश्नों का हल मिल गया। वो छोटे लाल चाचा का घर था। शायद भाई को उसे अपने घर ले जाने में शर्म आ रही थी, इसीलिए वो उन लोगों को यहाँ लेकर आया था। अमन बाहर जाकर बाजार से बच्चों के खाने के लिए ब्रेड बिस्किट आदि ले आया, ताकि नाश्ता तैयार होने तक बच्चे भूखे ना रहे। भाई उससे ठीक से बोले या ना बोले, परंतु बच्चों के लिए उसकी फिक्र देखकर कनिका को बहुत अच्छा लगा। उसे खून के रिश्तों के अमिट प्रकृति पर फिर से विश्वास होने लगा था। अब वो रक्षाबंधन के दिन तन्हा नहीं होगी। अब उसकी खरीदी हुई राखियाँ संदूक में नहीं जाएंगी, बल्कि वे फिर से उसके भाइयों की कलाई पर सजेंगी। उसका भाई भले ही उसे अपने घर लेकर नहीं गया, परंतु एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो उसे अपने घर लेकर जाएगा। वो गांव मम्मी के पास भी गई और ये सुझाव उसकी भाभी ने दिया था। वो अपनी भाभी के प्रति कृतज्ञता से भर गई थी। माँ से मिलकर वापस आने के बाद वो वापस दिल्ली आ गई। अमन स्टेशन पर उसे गाड़ी में बैठाने आया था। उसकी बीवी ने उसे एक साड़ी और बच्चों को कपड़े दिए थे। कनिका को उनका दिया ये उपहार अनमोल लगा। ये खुशी से फूली नहीं समा रही थी। हालांकि कनिका ने भी अपनी भाभी को एक सुंदर सी साड़ी और भतीजियों के लिए बहुत ही सुंदर से कपड़े दिए थे। उसने कृतज्ञतावश छोटे लाल चाचा के बच्चों को भी कपड़े दिए। आखिरकार उन्होंने 3-4 दिन उनकी आवभगत की थी, इसीलिए बाजार जाकर वो सबके लिए कपड़े खरीद कर लाई थी। अब कनिका को भी खुश होकर जीने की वजह मिल गई। वो अब अपने खोए रिश्तों को धीरे धीरे पालेगी। इस बार कनिका अपनी आंखों में आशा और उमंगों से भरे सपने लेकर वापस आई। क्या हुआ जो वापस आने पर उसे फिर से अर्जुन के क्रोध का सामना करना पड़ा। पर इस बार वो कमज़ोर नहीं पड़ी, बल्कि उसने भी गर्व से सिर उठाकर जवाब दिया कि तुम अपने भाई की खुशी में शामिल होने गए थे, तो मैं भी अपनी खुशियों के बंद द्वार को खोलने अपने भाई के पास गई थी। अगला रक्षाबंधन आया तो उसने फिर से बहुत सुंदर सुंदर 3 राखियां खरीदी, पर संदूक में रखने के लिए नहीं, बल्कि डाक से भेज दिया। किंतु रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही उसके मनोमस्तिष्क में हलचल होने लगी। क्या इस बार भी वो अपने भाइयों को राखी ना बांधे? ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला है कि वो फिर से
अपने भाइयों को राखी बांध सकती है। वैसे उसे पता है कि वो तीनों भाइयों को नहीं मिल पाएगी। उसके दोनों छोटे भाई गांव में होंगे, यहाँ तो सिर्फ अमन ही होगा। पर कोई बात नहीं, इस साल एक भाई को ही सही। यही सोचकर कनिका ने अकेले ही कानपुर जाने की तैयारी कर ली। इस बार बच्चों को अर्जुन के पास ही छोड़ वो एक दिन के लिए ही कानपुर के लिए रात की ट्रेन से निकल गई, ये सोचकर कि कल सुबह भाई को राखी बांधेगी और शाम को वहाँ से रात की ट्रेन से वापस आ जाएगी। वो चल तो दी, किंतु उसके मन में बार बार बस यही सवाल उठ रहा था कि वो घर तो जा नहीं सकती, बाबूजी वहीं होंगे और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसका वहाँ आना। फिर वो जिस उद्देश्य से जा रही है, क्या वो पूरा होगा? किंतु कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह, तो उसे भी राह मिल ही गई। वो किसी समय में पड़ोस में रहने वाले चाचा के घर गई और उनके ही छोटे बेटे को भेजकर अपने भाई को राखी बांधने के लिए बुलवाया। चाची के भाई भी अपनी बहन से राखी बंधवाने गांव से आए हुए थे। अतः अमन के आने के बाद सबने एक साथ बैठकर पूरी विधि से राखी बंधवाई। कनिका यहाँ सिर्फ अपने भाई अमन को राखी बांधने आई थी, पर उसने चाचा के इकलौते बेटे सुशांत को भी राखी बांधी। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो वर्षों की तपस्या पूरी हुई। सुशांत ने अपनी तीनों बहनों के साथ उसकी थाली में भी शगुन के रुपए रखे। मामा जी ने भी अपनी बहन की थाली में शगुन के रुपए रखे, किंतु अमन ने बचपन की तरह इस बार भी कनिका की थाली में शगुन नहीं रखा। कनिका को पहले अपने भाई की ये आदत बिल्कुल बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि तब वे छोटे थे, किंतु इस बार उसके ऐसा करने से उसे दुख हुआ। उसे लगा शायद उसके भाई को उसका आना अच्छा नहीं लगा। शायद इस दिन का इंतजार सिर्फ उसे ही था। उसकी राखी अब अपना अस्तित्व खो चुकी है। उसके कानों में बचपन से कही गई अमन की वो बात गूंज गई, जब बाबूजी द्वारा दिए गए शगुन के पैसे को जेब में रखते हुए उसने कहा था, जब मैं कमाने लगूंगा तब सारे एक साथ चुका दूंगा। उसकी आंखें नम हो गई। अमन जा चुका था। जो उसने महसूस किया था वही मामा जी ने भी महसूस किया था। उन्होंने अमन के जाते ही कहा था कि उसने अपनी बहन को शगुन नहीं दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाची ने उसका बचाव करते हुए कहा, पैसे नहीं रहे होंगे उसके पास, पैसे बहुत थे उसकी जेब में, मैंने देखे थे, मामा जी ने कहा था। कोई बात नहीं मामा जी, उसकी तो बचपन से यही आदत है। उसने राखी बंधवाते समय कभी कुछ नहीं दिया। इस बार कनिका ने अपने भाई का बचाव करते हुए कहा था, पर अब वो बच्चा नहीं, बच्चों का बाप है। जो भी हो ये गलत है और मुझे अच्छा नहीं लगा। कहते हुए मामा जी दूसरे कमरे में चले गए। कनिका ने अपने भाई का बचाव किया, पर वो कैसे कहती कि इस बार तो वो भी आहत हुई है। उसका भाई अपनी ही कही बात भूल चुका है, या फिर उसके लिए अब ये रिश्ता औपचारिकता मात्र रह गया है। ये भी हो सकता है कि वो राखी बंधवाना ही नहीं चाहता हो, पर सुशांत के बुलाने के कारण आ गया हो। तरह तरह के सवाल जवाब कनिका के दिलो दिमाग को अपने जाल में उलझाते जा रहे थे। क्या उसने यहाँ आकर सही किया? क्यों नहीं? फिर उसने स्वयं ही अपने मस्तिष्क से सवालों को झटक दिया और खुद को समझाया। इतने सालों के बाद वो इस अवसर पर आई है। इससे पहले अमन कितना नाराज था। अब उसे सामान्य होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। वो बेवजह दुखी हो रही है। उसे अपने भाई को राखी बांधने का हक मिल गया। क्या ये कुछ कम है? जरूरी तो नहीं कि सब कुछ एक बार में सामान्य हो जाए। कितने ही सालों से वो इस पल के लिए तरसती रही है। आज ये पल उसे नसीब हुआ और यही बहुत है उसके लिए। शाम को फिर अमन ही उसे ट्रेन में बैठा कर आया था। धीरे धीरे उसका आना जाना शुरू हो गया। कनिका अब जब भी कानपुर आती तो सीधे अपने भाई के पास ही आती, परंतु उसने महसूस किया कि भले ही उसके और भाइयों के बीच के रिश्तों में सुधार हुआ हो, परंतु वो प्रेम पुनः नहीं पनप सका जो पहले हुआ करता था। जब वो अपने भाई भाभी के पास आती तो अपने भतीजे भतीजियों के लिए, अपनी भाभीयों के लिए
सर्वोत्कृष्ट कपड़े खरीदती, पर उसके भाई भाभी सिर्फ औपचारिकता पूरी करते। उसे दुख तो होता, पर वो स्वयं को समझा लेती कि कोई बात नहीं, उसने वो सब वापस पा लिया है जिसकी उम्मीद वो पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। अब बाकी की कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। किसे पता होता है कि आने वाले समय के गर्भ में किसके लिए क्या छिपा है, परंतु कहते हैं ना कि जो होता है भले के लिए ही होता है। इसीलिए क्रोध में ही सही, पर कनिका का अपने भाई से मिलना उसके लिए शुभ ही रहा। अब वो अपने आप को अनाथ नहीं समझती और अर्जुन और उसके परिवार के समक्ष बेबस महसूस नहीं करती। अर्जुन जो उसका हमसफ़र था, जिसके लिए उसने माँ बाबूजी की छत्र छाया, भाइयों का प्यार व सम्मान तथा मायके के सारे सुख त्याग दिए थे, उसी ने उसे आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उधर पूरब दिशा में आसमान रक्तिम हो रहा था और इधर अभी अभी सोकर जगी कनिका की आंखें लाल और सूज के मोटी मोटी हो रही थी। रात को वो रो रो कर कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रात में अर्जुन ने ऐसा कुछ किया कि अब कनिका को उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश कि उसके बच्चे नहीं होते, काश वो बे औलाद होती, तो अब तक वो अर्जुन को ही नहीं, ये दुनिया छोड़ चुकी होती। पर अब तो वो वैसा भी नहीं कर सकती, वरना बेटियों का क्या होगा। नहीं, वो इतनी कायर नहीं हो सकती। वो अपनी बच्चियों की जिंदगी को सजा नहीं बना सकती। चाहे कुछ भी हो, पर वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सोचते हुए भी कनिका की आंखें अनवरत रिक्त होती रहीं, परंतु इतनी तरलता के बाद भी उसकी आंखें इस प्रकार जल रही थी कि मन कर रहा था कि बर्फ के टुकड़ों से आंखें तब तक के लिए ढक दे जब तक आंखें बिल्कुल ठंडी ना हो जाएं। वो आत्महत्या नहीं कर सकती, परंतु ऐसा अपमान अब वो सहन भी नहीं कर सकती। वो अशिक्षित और असहाय नहीं है, कम ही सही अपना और बच्चों का पेट भरने लायक कमा भी लेती है। फिर क्यों आए दिन अपना तिरस्कार सहन करे, क्यों अमानुषता की शिकार बने। अब या तो ये इंसान सुधरेगा या मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। यदि मैं अपनी खुशी के लिए अपने माँ बाबूजी के खिलाफ जाकर शादी जैसा फैसला ले सकती हूँ, तो अपने सम्मान की रक्षा और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए भी मैं समाज के नियमों के विरुद्ध भी फैसला ले सकती हूँ। यही सोचकर वो आंखों की सूजन थोड़ा कम होते ही एक टेलीकॉम की दुकान पर जा पहुंची और अपने भाई को फ़ोन लगाया, परंतु फ़ोन माँ ने उठाया। हेलो माँ, मैं कनिका कहते हुए कनिका का गला भराया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माँ का हृदय समझ गया कि उसके कलेजे का टुकड़ा दुखी है। माँ, अमन को भेज दो। कनिका स्वयं को रोक नहीं सकी और रोते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? माँ ने घबरा कर पूछा। माँ, कल अर्जुन ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। प्लीज अमन को भेज दो, मुझे उसके साथ वापस आना है। कनिका ने अब तक अपनी आवाज़ को संयत कर लिया था। अब अमन वहाँ आकर क्या कर लेगा बेटा? तुमने तो अपनी पसंद से शादी की है ना, अब खुद ही निपटो। हम चाहते हुए भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। माँ की आवाज़ में बेबसी उतर आई थी। इधर कनिका को मानो किसी ने पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया हो। वो निराश होकर फ़ोन रखने ही वाली थी, तभी अमन की आवाज़ आई। हेलो, क्या हुआ? कनिका ने रूंधी हुई आवाज़ से ही कहा। तुम यहाँ आ जाओ प्लीज़। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम रो मत, अमन ने कहा। कनिका में मानो पुनः जीवन का संचार हो गया। अभी कुछ क्षण पहले ही माँ की बातों ने उसे कुछ पल के लिए पुनः असहाय होने का एहसास करा दिया था। पिछले कुछ महीनों में मजबूत हुए विश्वास के महल को धराशायी कर दिया था, पर उसके भाई ने उसे फिर से संबल दिया और अब वो अस्वस्थ होकर घर की ओर चल दी। सुबह के 8 बजने से पहले ही अमन कनिका के कमरे में मौजूद था। भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु वो बहन का संबल होता है, बहन का अभिमान होता है। बहन यदि दुखी हो, खास करके यदि प्रताड़ना का शिकार होती है, तो भाई को देखते ही सब्र का बांध टूट जाता है। मन होता है कि भाई से लिपट कर इतना रोए
कि उसके सारे दुख आंसुओं के साथ ही बह जाएं। वो मन ही मन अपनी स्थिति को मजबूत महसूस करती। कनिका की स्थिति भी इस समय कुछ ऐसी ही थी। उसका हृदय जहाँ एक ओर दुख से विदीर्ण हो चुका था, वहीं दूसरी ओर अपने भाई को तत्काल आया देख खुशी हो गई। अपने भाई को देखकर एक बहन को फिर रोना आ गया, किंतु उसने अपने ऊपर नियंत्रण रखा। फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद आंसू के कुछ कतरे सब्र का बांध तोड़कर अपनी मनमानी दिखा ही गए। अमन ने अर्जुन से पूछा, क्यों हाथ उठाया? ऐसा कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी। मैंने हाथ नहीं उठाया, अर्जुन ने ढीठता से जवाब दिया। हाथ नहीं उठाया कहकर सुबकती हुई कनिका ने चारपाई के नीचे रखे बैग में से अपनी मैक्सी निकाल कर दिखाई। भाई के सामने खोलकर दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये हाल किया है इन्होंने मेरा। कहते कहते कनिका की आगे की आवाज़ गले में ही रूंध गई। ये कुछ नहीं है, इसे तुम छोटी मोटी बहस कहते हो। अमन ने तार तार हो चुकी मैक्सी की ओर इशारा करते हुए क्रोध में जलती आवाज़ में कहा। अर्जुन को शायद इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि कनिका इस प्रकार उसकी सच्चाई सामने रखेगी। वो घबरा गया और कुछ पलों के लिए चुप ही रहा। अमन ने पुनः कहा, मैं सहन नहीं करूँगा, इसीलिए सुधर जाओ और ऐसी शिकायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे अब यहाँ नहीं रहना, कनिका ने व्यथित होकर कहा। वो मुझे जरा ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। मैं खुद पछता रहा हूँ, पर विश्वास करो, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ऐसी कोई शिकायत अब नहीं मिलेगी, अर्जुन बोल पड़ा। अमन चुप हो गया। कनिका मन ही मन अस्वस्थ हो गई कि अब वो अकेली नहीं, अब उसकी ओर से सवाल पूछने वाले हैं। और जब एक स्त्री के सिर पर उसके पिता व भाई का हाथ हो, तो उसके पति को भी उसके साथ ज्यादती करने से पहले परिणाम के विषय में सोचना अवश्य पड़ता है। कनिका ने अपने भाई को नाश्ता करवाया। अर्जुन ने दुकान जाते वक्त अमन से कहा, क्यों नहीं तुम भी चलते मेरे साथ, यहाँ घर में क्या करोगे? ठीक है कहता हुआ अमन भी उसके साथ चल दिया। पहले तो कनिका को अच्छा नहीं लगा कि वो उससे बात कर सके और उसी के साथ चला गया जिसने उसकी बहन के साथ इतना बुरा सलूक किया। फिर उसने सोचा शायद साथ जाकर वो उससे बात करना चाहता होगा, इसीलिए गया है। 1-2 घंटे में आ जाएगा। 1-1.5 घंटे के बाद जैसे जैसे इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी, कनिका के विश्वास की नींव कमजोर होती जा रही थी। इंतजार करते करते शाम हो गई। कनिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अमन ने अपनी बहन के यहाँ पर आने से पहले अर्जुन के मम्मी पापा को भी बुला लिया था। देखिए अर्जुन जी, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आपके लिए कनिका ने अपना घर, अपने सारे रिश्ते छोड़ दिए। बदले में आपने उन्हें क्या दिया? मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि कनिका अपनी ससुराल में खुश है, क्योंकि उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की है। लेकिन आपने तो उन्हें अपमान के अलावा कभी सम्मान दिया ही नहीं। ये कैसा आपका प्यार है जिसमें आप कनिका की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते? अगर इस रिश्ते में किसी ने खोया है तो सिर्फ और सिर्फ वो कनिका है। वो तो बस आपके सहारे चली आई थी, लेकिन आपने तो उस पर हाथ तक उठा दिया। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? और मैं तो चाहूँगा कि आपकी बहन को आप जैसा पति बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि जैसे आप कनिका का अपमान करते हैं, अगर वो उनका भी करेगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि आप अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करते हैं। आप एक बार खुद सोचिए, ये शादी करके कनिका को कौन सी खुशियाँ मिली हैं? आप तो अपने बच्चों से भी प्यार से बात नहीं करते। उसके बाद अमन ने अर्जुन के माता पिता से बात की। अंकल आंटी, आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने बचपन में अपने बच्चों को पीटा या उनको कभी दुत्कारा? नहीं बेटा, मैंने तो अपने बच्चे को बहुत ही लाड और प्यार से पाला था। तो फिर आंटी जी, मेरे माँ बाप ने भी तो हम बच्चों को बहुत ही प्यार के साथ पाला। तो फिर अर्जुन जी अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ
ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्या आपने उनको यही संस्कार दिए? क्या अर्जुन ने कभी बताया आपको कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को पीटते हैं? अर्जुन जी अकेले आप लोगों से मिलने क्यों चले आते हैं? कनिका को साथ में क्यों नहीं लेकर? क्या वो उनका घर नहीं है? और आंटी, गलती आप लोगों की भी है। आप लोगों ने अपने बेटे से कभी इस बारे में बात क्यों नहीं की कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को आप लोगों के पास क्यों नहीं लाता? आप तो बच्चों के दादा दादी हो, क्या आपका उनसे मिलने का मन नहीं करता? बच्चे तो दादा दादी के बहुत ही प्यारे होते हैं। बेटा, मुझे नहीं पता था कि गलती मेरे बेटे की है। मुझे तो आज तक यही लगता था कि शायद बहू और बच्चे गांव नहीं आना चाहते, इसीलिए मैंने अर्जुन से कभी कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि मैं उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी क्यों करूं। आज अमन की बातें सुनकर अर्जुन को अपने किए पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। साथ ही साथ में अर्जुन के माता पिता को अपने बेटे पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि उनका बेटा ऐसा है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अमन, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद तुम्हें और तुम्हारी कनिका को कभी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ वहाँ पर बातें खत्म हो गई और शाम को सभी एक साथ घर आ जाते हैं। कनिका ने अपनी सारी पैकिंग करके रखी थी क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था कि वो इस घर को छोड़कर अपने भाई के साथ चली जाएगी। कनिका ने जब अपने सास ससुर को देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आज अचानक ये लोग यहाँ कैसे आ गए। कनिका के सास ससुर और अर्जुन ने कनिका से माफ़ी मांगी। बहू, हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। गलती मेरी भी है। मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम सब वहाँ पर कैसे रहते हो, सब ठीक है या नहीं ठीक है। अर्जुन हम लोगों से मिलने आ जाता था, हम तो बस उसी में खुश हो जाते थे। अर्जुन ने कनिका से एक मौका मांगा, लेकिन कनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये मौका दे या ना दे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपमान सह चुकी थी। लेकिन फिर अमन ने कनिका को समझाया, तो फिर अपने भाई के कहने पर कनिका ने अर्जुन को एक मौका दे दिया। कनिका ने अमन को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। अमन अपने घर वापस आ गया था। कनिका के सास ससुर कुछ दिनों तक वहीं पर उसके साथ रहे। अर्जुन में काफ़ी बदलाव कनिका ने महसूस किया। अब अर्जुन उसका अपमान नहीं करता था, उससे और बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करता था। सही कहते हैं, एक लड़की के लिए उसके मायके वालों का प्यार बहुत ही ज़रूरी होता है। आज अमन की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी, जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।